अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आजकल हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हम जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल डिजीज़ है उनको कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम मैनेजमेंट की तरफ आएंगे। फिर उसके बाद हम जो है न्यूट्रिशन की तरफ आएंगे। तो लास्ट जो मैंने डिजीज़ जो कवर की उसमें गम्बोरो डिजीज़ है, न्यूकासल डिजीज़ है, आईबी है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। उम्मीद है आपने उससे फ़ायदा उठाया होगा। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही जो है ना वर्सेटाइल है, जो कि नेवर एंडिंग स्टोरी है उसकी। बहुत सदियों पहले ये चला हुआ है लेकिन अभी तक उसका ना हम उसकी कोई सद्देबाब प्रॉपर नहीं कर सके। उसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं और इसे हम प्लम्बर्ड चिकन प्लेग भी कहते हैं, क्लासिक एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इंसिडेंस क्या है, इसकी ट्रांसमिशन क्या है, इसके पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम क्या है, इसका डायग्नोज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और इलाज क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियो में ना लोग हैं जिसमें डॉक्टर हैं, अपने सुपरवाइज़र हैं, स्टूडेंट हैं और फील्ड के जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनको कवर करें ताकि ओवरऑल जो है ना सारों को फ़ायदा पहुंचे। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। सबसे पहले ये 1878 में इटली में इसका वायरस दरियाफ्त हुआ। तो H7N1 था जिसने 65% ऑफ इटालियन जो पोल्ट्री है ना उसको हिट किया था। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये बीमारी है बर्ड की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की और असाबी निज़ाम की, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है। बर्ड जो है उसमें कॉम वगैरह हैं वो ब्लूइश हो जाती हैं, उसके हेड की स्वेलिंग आती है, फीड एंड वाटर इनटेक उसका कम हो जाता है जिसकी वजह से उसमें स्वीयर जो है एफसीआर डाउन आती है और स्वीयर एग प्रोडक्शन जो है वो डाउन होती है। अब इसका जो इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस जो इसका वकूफ़ पज़ीर है वो ये है कि ये बीमारी जो है ना ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। ये तमाम परिंदों में पाई जाती है, माइग्रेटरी बर्ड्स, बतख, पिजन्स, जंगली बर्ड्स, हर तरह के बर्ड में ये बीमारी जो है ना ये पाई जाती है। उसके बाद इसका अगर कॉजेटिव एजेंट की तरफ आए तो इसका कॉजेटिव एजेंट तो है वो है आर्थोमिक्सोवायरिडी, आर्थोमिक्सोवायरस है, जीनस इन्फ्लुएंजा है, टाइप इसकी ABC है। तो RNA इन्वेलप वायरस है लेकिन जो टाइप A है ये मोस्टली जो है ना पोल्ट्री, ह्यूमंस और जो मैमल्स है उसको हिट करती है। सिंगल जो इसका सेगमेंटल RNA वायरस है, टू प्रोटीन होती हैं इसमें, हीम अग्लूटिनन होती है और न्यूरामिनिडेज होती है। जो हीम अग्लूटिनन है ये 16 होती हैं और जो न्यूरामिनिडेज है ये 9 होती हैं। ये जो हीम अग्लूटिन न्यूरामिनिडेज प्रोटीन है ना इसकी बेस पे इसकी जो फेस, सेवरल इसके फेस है, मतलब कि इसका कोई एक फॉर्म नहीं है जिस पे हम इसको जज कर सकते हैं। इसके सेवरल फेसेस हैं, हर टाइम ये हमें डिफरेंट तरीके से मिलेगा। अब जो दो तरह की जो है ना इसमें जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट होती है, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली आपने पढ़ा होगा पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, मोस्टली ये HA हीम अग्लूटिनन जीन में होता है और ये माइनर सी चेंज होती है, ठीक है, माइनर सी चेंज होती है और इसमें जो वायरस है वो हल्की सी चेंज के साथ रूनमा होता है और एक बीमारी काज करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ H5 है, H5 में पॉइंट म्यूटेशन होके H5 स्लैश बन गया, ठीक है, या N1 है उसमें म्यूटेशन हुई H1 डैश बन गया या -2 बन गया, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, ये सीजनल जो एपिडेमिक है ना आपका वो काज करती है। तो इसका जो बेहतर हल है वो हर साल जो आपकी वैक्सीन है ना उसमें अपग्रेडेशन होनी चाहिए। जब आपका फील्ड वायरसेस उसके साथ हर साल आप उसके यूज़ करेंगे तो ये इशू जो है इसको हल किया जा सकता है। उसके बाद जो आप आ जाती है उसे हम कहते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट। अब एंटीजेनिक शिफ्ट का मतलब है कि कंप्लीटली जो है ना न्यू सीरोटाइप आपकी जो है ना वो इवॉल्व हो जाने मतलब कि उसका जो जेनेटिक असॉर्टमेंट है ना इन्फ्लुएंजा वायरस का, वो एक नया जो है ना वो वायरस जो बन जाता है। और जिसका मिसाल के तौर पर H3 H5, HC3 जो था उससे H5 बन गया, N2 से N1 बन गया। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ H1N1 और H2N2, अगर ये मिलेंगे दो वायरसेस जो एक सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो उससे आगे उसके जो पॉसिबल कॉपीज है ना वो 252 जो है ना वो कम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है।
तो उसमें जो नया वायरस मिलेगा उसमें H1N1 भी हो सकता है, H2N1 भी हो सकता है, H1N2 भी हो सकता है, H2N2 भी हो सकता है। बिल्कुल सेम जिस तरह के आप देखें हीमोग्लोबिन की 16 की है और न्यूरोमेड इज 9 है, तो उसमें 1444 जो है ना पॉसिबल सीरोटाइप जो है ना इवॉल्व हो सकती है। एंटीजेनिक शिफ्ट जो है उसमें रिसॉर्टमेंट ऑफ कंप्लीट जीनोम फ्रॉम टू डिफरेंट सब टाइप जब कंबाइन होगी तो एक नई सब टाइप मिलेगी। तो ये पेंडेमिक जो काज होगा वो एंटीजेनिक शिफ्ट की वजह से होगा, जो कि HARNA पे होगा। जबकि एंटीजेनिक शिफ्ट जो है ये पॉइंट म्यूटेशन है और HA हीमोग्लूटिन की बेस पे होगी, ठीक है। और न्यू स्ट्रेन जो सेम सब टाइप आएगी, ये सीजनल जो एपिडेमिक्स है ना वो काज करेगी। इसकी जो दो टाइप है, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा और हाई पैथोजेनिक। लो पैथोजेनिक में मोर्टेलिटी कम होती है, साइन कम होते हैं, ठीक है। और हाई पैथोजेनिक में क्या होता है, बाज का साइन भी आते हैं और नहीं भी आते, और मोर्टेलिटी इसकी 100% तक चली जाती है। तो H5H7 सीरो सब टाइप्स है, ये जो है ये हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा काज करती है। और जो H9N1 H9N2 जो है ये लो पैथोजेनिक। अब ये नहीं कह सकते कि H5H7 जो आपके हैं ये हाई पैथोजेनिक भी हैं। बाज का जी H5H7 जो आपके लो पैथोजेनिक होते हैं, और कुछ महीने बाद आपने देखा होगा कि शेड पे ये आए, इन्होंने बहुत ज्यादा मोटेलिटी की, तो आपने कहा ये H7 है, H5 है, डायग्नोज हुआ लेबोरेटरी में तो उसकी मोटेलिटी बहुत ज्यादा है, आपने कहा ये हाई पैथोजेनिक। और एक शेड पे आपने महसूस किया कि वहां पे जो है उसका मोटेलिटी कम हुई है लेकिन स्ट्रेन सेम थी H5H7, लेकिन उसमें मोटेलिटी कम हुई, तो आपने कह दिया लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस है। तो जो हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा ये इमर्ज होता है लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस से। अब उसकी भी आगे जो है ना डिवीजन है कि जो IVP है, इंट्रावीनस पैथोजेनिसिटी इंडेक्स है, जिसका 1.2 से ज्यादा होगा वो आपका जो है वो हाई पैथोजेनिक होगा। जिसका IVPI इंट्रावीनस पैथोजेनिसिटी इंडेक्स जो है जो है IVPI वो 1.2 से कम होगा तो वो आपका जो है वो लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा होगा। अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो H5N2 जो है ना ये 1995 से 2004 तक जो है ना ये, तो इसका जो फैलने का तरीका कार है, ट्रांसमिशन जो है ये सिंपल इसकी ट्रांसमिशन है कि जहाँ पे वायरस आएगा वहां से उसने थ्रू कंटेमिनेटेड जो लोग हैं, आपकी चीजें हैं, उसके थ्रू इसने जाना है। अगर शेड करीब करीब है और उसमें मुनासिब फासला नहीं है तो थ्रू विंड इसने ट्रांसफर होना है, जानवरों के बर्तनों के जरिए ट्रांसफर होना है, जंगली बर्ड जो है उनके जरिए ट्रांसफर होगा। और सबसे अहम चीज जो है वो आपकी पुअर बायोसिक्योरिटी है। जब आप अपनी बायोसिक्योरिटी प्रॉपर उसकी डिटेक्शन नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे और हर चीज़ को प्रॉपर नहीं देखेंगे, तो ये वायरस जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगा। अब अगर इसकी अलामात हम देखें, इसमें जो है ना लो पैथोजेनिक की डिफरेंट है और हाई पैथोजेनिक की जो है ना वो थोड़ी फर्क कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है उसमें, लेकिन हम इकट्ठा ही बताते हैं कि जो ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, नमी का तनासब ह्यूमिडिटी और इसमें जो है टेम्परेचर में वेरिएशन होती है, तो वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा आती है। बीमारी के अलामत होने के 2 से 3 दिन बाद जो बर्ड की मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। इसमें सबसे क्या होता है, सबसे पहले कफिंग, स्नीजिंग, रेलिंग, कंजक्टिवाइटिस, लैक्रिमेशन, स्वेलिंग ऑफ आईज, इंफ्राऑर्बिटल साइंसेस की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और ये बीमारी जो है ये बहुत जल्द फैलती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस जल्द फैलती है, जिसकी वजह से इसकी मोर्टेलिटी जो है सो वो ज़्यादा होती है और अमूमन 100% तक भी चली जाती है। इसमें क्या होता है, जो बर्ड इफेक्टेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लिथार्जिक होते हैं और फीड हो जाते हैं, वाटर इनटेक नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी FCR डाउन हो जाती है। FCR डाउन होने के साथ साथ सीवियर ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन आता है। अगर देखा जाए तो हेड स्वेलिंग होगी, इंफ्रारेड साइंसेज होंगी, और आपकी कॉम और हेड जो है ब्लूइश हो जाएगा, ब्लूइश कलर का हो जाएगा, और पता चलेगा कि यार जिस तरह ये, और ये वो जो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन है वो थ्रू नेक और चेस्ट की तरफ जो है ना वो मूव करेगी। उसके बाद जो नाक में और मुंह में भी सुर्खी माइल धब्बे नज़र आते हैं। उसके अलावा ब्लड जो है वो माउथ में होता है और ट्रेकिया में होता है, और जो सबकुटेनियस हेमरेजेस नज़र आती हैं। अलामात जब ज़ाहिर हो जाती हैं उसके बाद जो है ना परिंदे के मवाद जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। जब बर्ड इन सब चीज़ों से निकल आता है बाहर, तो फिर जो बर्ड का असाबी निज़ाम है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, ठीक है। बर्ड जो होता है वो ज़्यादा परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो टॉर्टिकुलस आता है उसकी जो हेड है वो ट्विस्ट हो जाती है और बर्ड लड़खड़ा के चलता है। अब जब हम पोस्टमार्टम करेंगे
तो पोस्टमार्टम सबसे पहले हम अगर उसका माउथ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रेशा मिलेगा, उसके बाद उसके माउथ में हेमजेस मिलेंगी आपको। आप जब स्किन उसकी उतारेंगे तो हार्ड हो जाएगी, क्योंकि बर्ड ऑफ फीड हुआ होता है, या कह लें कि पानी कम पिया होता है उसने। फिर उसके सबकुटेनियस हेमजेस होती हैं। अगर ट्रेकिया इंसिजन करेंगे तो ट्रेकिया में जो है ना रेड सीवियर रेडनेस होगी, और इसमें पनीर टाइप जो है ना वो केजियस मटेरियल जो है ना वो सांस की नाली मौजूद होगा, क्योंकि उसमें सांस का जो है प्रॉपर जो है ना सीलिया स्लीटेड एपिथेलियम जो है वो मुकम्मली डैमेज हो चुकी होती है और सांस की आवाज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद जब आपने ये देखा, फिर आपने प्रोवेंटिकुलस में चले गए। प्रोवेंटिकुलस में आपको हेमजेस नजर आएंगे पिन पॉइंट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाएगी, पेंक्रियाज में, लीवर में, और लीवर पेंक्रियाज के ऊपर आपको जो है धब्बे नजर आएंगे, सुर्खी माइल जो है गहरे हल्के पीले सुरमई रंग के धब्बे नजर नजर आएंगे। और स्प्लीन का और गुर्दों का भी जो है उसमें भी नजर आएंगे धब्बे आपको। उसके बाद जो फैट है, पेरिटोनियल फैट, एब्डोमिनल फैट, उसके ऊपर आपको सबकुटेनियस हेमजेस नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम उसके लेग्स देखें, शैंक पे भी उसके जो हैं वो हेमजेस होंगी। उसके अलावा उसकी कॉम ब्लविश हुई होगी, ठीक है, हेड पे स्वेलिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसके जो पोस्टमार्टम लीजन को सपोर्ट करती है। उसके बाद अगर इसकी तशखीस की बात करें, तशखीस इसकी सिंपल ही है कि आपने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम लीजन में आपको चीज़ें मिली। उसके बाद आपने जो उसका सैंपल है वो लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, ठीक है। लेबॉर्ट्री में सैंपल आपने भेजा तो उसके थ्रू आपको पता चल गया कि यार ये जो उसने RT-PCR करवाया उसका, तो HHI उसका करवाएं, ठीक है। उसके टाइटर को नोट करें, उसके बाद RT-PCR करें, तो आपको डायग्नोज हो जाएगा कि ये जो कौन सा उसका सीरोटाइप है। उसके बाद जो एवियन इन्फ्लुएंजा का अगर हम पिछले 13 साल में देखें, तो पहला जो स्पेंजोटिक जो स्टार्ट हुआ था वो 2004 से लेकर 2006 तक जो है वो रिपोर्ट हुआ, और वो डिक्रीज होते हुए 2012 में डिक्रीज हो गया। जो सेकंड पेंजोटिक है 2013 में स्टार्ट हुआ और 2015 तक मैक्सिमम ये किया, और अभी तक स्टिल जो है ना ये पेंजोटिक जो इसका जो है ना वो चल रहा है। अब ये तो मैंने आपको एक जनरल बता दिया। अब जो पाकिस्तान में इस वक्त मसला चल रहा है वो H9N2 है। H9 जो है इस वक्त हमारा मेजर मसला है, कि जो हमारी पोल्ट्री को मुतासर कर रहा है। इसकी हमने वैक्सीनें भी करवाई हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन वैक्सीनों के बावजूद जो है ना हमारी पोल्ट्री से मुतासर होती है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी और मल्टीपल असॉर्टमेंट इवेंट्स जो है ना H9N2 वायरस में सर्कुलेटेड इन द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, जो इसका गढ़ है। लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है H9N2। ईस्टर्न एशिया जो है उसमें जो मेजर है ये पाया जाता है, सोर्स है H9N2 का। मिडल ईस्ट में भी मौजूद है, सेंट्रल एशिया मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान जो मेन इसके इकोलॉजिकल सिंक हैं, जहाँ से जो H9 वायरल जीनोम है ना ये सोर्स है फैलने का, ठीक है। उसके बाद अगर हम H9N2 को देखें, जब ये बर्ड को मुतासर करता है तो उसमें आप देखा होगा कि बर्ड में सुइया ड्रॉप जो है ना वो प्रोडक्शन का आता है, कि बर्ड आपका 96-94% पे चल रहा होता है। लेयर ब्रीडर की बात करें, ब्रायलर ब्रीडर, लेयर ब्रीडर में, तो एकदम से उसकी प्रोडक्शन जो 96 से 60-40 की रेंज में आ जाती है, लेकिन उसमें कोई मोटेलिटी भी खास नहीं होती, और सिर्फ क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो मुतासर होती है। इस तरह ब्रायलर में अगर बात करें, ब्रायलर में जो इसका जो पीक है वो जो है वो 29-30 डेज पे जाके इसका पीक आती है मोटेलिटी की, ठीक है। और वैसे स्टार्ट ये जो है ना 19-20 दिन से ना इसके साइन आना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा अगर रसोटा करवाई जाए 20 वैक्सीन, तो उसके बाद मोटेलिटी में हल्का सा फर्क आता है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। कि सर्च पेपर मैंने पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये देखा था कि जो वैक्सीन अगर उन्होंने करवाई थी 31-32 दिन पे, तो उसके बाद जो उसकी मोटेलिटी रेशो वो कम हुई है, लेकिन अगेन जो है वो इंक्रीज हुई, लेकिन उस लेवल पे नहीं गई जिस तरह वो पहले लेवल पे थी, ठीक है। तो इस तरह वही है कि इसमें जो बर्ड का लेयर ब्रीडर, ब्रायलर ब्रीडर में लॉस ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा जो अंडों का शेप है वो जो है वो ख़राब हो जाती है। अब नॉर्मल शेल आते हैं, बुरी शक्ल के शेल आते हैं, पता लग जाता है कि ये जो बर्ड है ये H9 के थ्रू मुतासर हुआ है, उसमें जो काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद जो एवियन पॉपुलेशन पाकिस्तान जो है, सऊदी अरेबिया, ईरान जो है, इनमें ये H9 का वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना सर्कुलेट कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसके इलाज की बात करें, तो इलाज इसका प्रॉपर तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें हम स्पोरेटिव थेरापी कर सकते हैं। इस तरह ही हर्बल है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। तो हर्बल में हम वही चीज़ें करेंगे कि उसका जो जो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है उस हिसाब से करेंगे। उसमें हम ग्लिसराइड ग्लैब्रा यूज़ करेंगे,
मेंथोल यूज़ करेंगे, उसके बाद गार्लिक यूज़ करेंगे, ठीक है, जिंजर यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लेकर इनको पानी में डालकर एक ख़ास टेम्परेचर पे ना बॉईल करेंगे, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। उसके बाद जो इसका एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम यूज़ करेंगे, या गार्लिक को लेके, गार्लिक और इन चीज़ों को लेके इनको अच्छी तरह जो है ना ग्राइंड करके और उसकी पोटली बना के पानी में डाल देंगे, जो पाउडर वाली टैंकी है, तो उससे भी इम्यूनिटी जो है बेहतर हो जाती है। उसके बाद अगर हम होम्योपैथी की बात करें, तो हम दूजा यूज़ करेंगे, कार्बावेज यूज़ करेंगे, ब्राईओनिया यूज़ करेंगे, ठीक है, नेट्रम सल्फ जो है वो हम होम्योपैथी की मेडिसिन है वो यूज़ करेंगे। उसकी प्रॉपर कंसल्टेशन होती है, अगर आपको इशू आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका बताऊंगा। और उसके बाद अगर हम करें एलोपैथी की, तो एलोपैथी में यही है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले हम उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को करेंगे, मेंथॉल यूज़ करेंगे, ब्रोमैक्सिन यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि उसका जो प्लग है उसमें रिलीफ मिले। उसके बाद क्योंकि ये वायरल बीमारी है, इसमें बर्ड का जो मीट है वो रेड हो जाता है, उसमें टेम्परेचर आता है, तो उसके लिए हम इसको एंटीपायरेटिक यूज़ करेंगे, जिस तरह के मिसाल को होता है एस्प्रीन है या ब्रूफन है, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ करेंगे। और थर्ड जो है मेंटाडीन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरल एंटी वायरल मेडिसिन है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो है उसमें अगर जीआईटी का मसला आ रहा है, तो वही उसमें हमजेज आ रही है, तो हम वेपराजोल यूज़ करेंगे, 20 ग्राम का 80 kg बॉडी वेट पे हम वो यूज़ करेंगे। तो उसके बाद उसकी जो है फीड इनटेक, वो उसको बेहतर करने के लिए हम शक्कर वगैरह फीड में डालेंगे, पानी में उसको जो है वो ग्लूकोज वगैरह देंगे। तो ये जो है उसका ट्रीटमेंट। अब अगर वैक्सीन की बात करें, तो वैक्सीन में जो है मेन चीज़ जो है उसका कंट्रोल, वैक्सीन है या उसकी बायोसिक्योरिटी है। तो बायोसिक्योरिटी में सबसे पहले आपने यही देखना है कि हर चीज़ पे आपने ख्याल रखना है कि आपका जो शेड है उससे कितने डिस्टेंस पे बाकी शेड है। अगर कोई मसला आ रहा है तो प्रॉपर आपने बायोसिक्योरिटी करनी, डिसइंफेक्शन करनी है, परिंदों का आना जाना, लोगों की आमदोरफ्त पे आपने नज़र रखनी है। तो उसके बाद वैक्सीन है, ब्रायलर में बाईवेलर यूज वैक्सीन होती है, एंटी H9 यूज होती है, वो आप करेंगे, किसी लाइव तो वैक्सीन है नहीं है, तो किल्ड वैक्सीन आप यूज करें। इस तरह H5 की वैक्सीन, लेयर लेयर ब्रीडर की बात करें, तो इस तरह H5 की वैक्सीन आप ड्यूरिंग रेयरिंग है उसके 2 से 3 शॉट करवाएं। उसके अलावा जो H9 की वैक्सीन है, ड्यूरिंग रेयरिंग कम अज़ कम 2 शॉट करवाएं, जो कि में एक होना चाहिए, और दूसरा आपका 9 से 16 वीक के दरमियान जो है ना एक शॉट ये होना चाहिए। ये बेसिकली ऑयल बेस्ड वैक्सीन है, तो ये आपको लाजमी जो है ना करवानी चाहिए। और अगर हम इसको समराइज करें, तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसकी टोटल स्ट्रेन 17 है, बट 7 इफेक्टेड पोल्ट्री को, H5N1 है, H7N1 है, H9N2, H9N1 है। आर्थोमिक्सो वायरस है, RNA वायरस है, हीमोग्लूटिन 14 है, और न्यूरामिनिडेज 9 है। ठीक है, तो इसकी जो स्मॉलर वायरस है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, इनक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 डेज है। वायरस इंटर जो होता है ये थ्रू नेरीज होता है, माउस थ्रू कंजक्टिवाइटिस होता है। लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। लो में मोटेलिटी जो कम होती है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन लॉस होता है, हाई में मोटेलिटी भी ज़्यादा होती है, इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह इसमें जो साइन है उसमें हेड स्वेलिंग है, बिल्विश हेड और कॉम हो जाती है आपकी, शैंक पे हेमरेजेस हैं। उसके अलावा आपकी जो कंजक्टिवाइटिस है, उसके अलावा ट्रेकिया रेड हो जाता है, इंटेस्टाइन में हेमरेजेस आती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं, सबकुटेनियस हेमरेजेस आती हैं, फैट में हेमरेजेस आती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये इसके साइन है। इस तरह इसका ट्रीटमेंट है, मेंटालिन आप यूज़ करें, उसके अलावा ग्लूकोज वगैरह चीनी यूज़ करें, इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ करें। उसके अलावा इसको जो एंसर दें, और जो अगर बर्ड यहाँ से निकल जाता है, तो उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उससे निपटने के लिए आपने उसको एंटीबायोटिक लाजमी देनी है। अगर आप नहीं करते, जो इकोलाई है, बॉडी टेला है, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शस कुराइजा है, ये उसके साथ मिल के आपका जो है मोटेलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए जब आपका बर्ड इंक्यूबेशन पीरियड से निकल जाए और रिकवरी शुरू हो जाए, उसके बाद आप इसको एक एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें, ताकि बर्ड के जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उससे बचा रहे। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।